सो हे हाय हेलो गाइस। होपफुली आप लोग ठीक ही होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी अनोखी मोहब्बत को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जान लेते हैं कि लास्ट पार्ट में क्या हुआ था। तो लास्ट पार्ट में रितिका पुराने फ़ोन के जो वीडियोस और फोटोज़ होते हैं वो उसे मिल गए होते हैं और ये बात वो आर्य को बताना चाहती थी। और आज आर्य का बर्थडे भी था तो वो उसे सरप्राइज़ देना भी चाहती थी, लेकिन इधर कुणाल ने कुछ और ही चाल चलती थी अपनी। आर्य जैसे ही आती है रिद्धि के घर तो वो देखती है कि कुणाल उसके घर से बाहर निकल रहा है, जिस पर आर्य और कुणाल के बीच में कुछ कहा-सुनी होती है। उसके बाद से कुणाल वहाँ से भाग जाता है, जिस पर आर्य रूम में आती है और रिद्धि को देखती है जो कि पूरी तरह से रेडी हो रही थी। अब उसके आगे आज पहली बार था रिद्धि को आर्य के इतने करीब होने पर अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। वो उससे थोड़ा-सा दूर होने की कोशिश करती है तो आर्य उसे खुद के और पास कर लेती है और कहती है, "क्या बात है रिद्धि?" आर्य के मुँह से खुद के लिए रिद्धि सुनकर वो हैरान होकर उसे देखने लगती है। उन दोनों के बीच जब से सब कुछ ठीक हुआ था, तब से वो उसे सिर्फ मिसेस कपूर ही कहा करती थी और उसे तो लगा था कि आर्य यहाँ उससे सारे गिले-शिकवे मिटाने आई है, लेकिन उसकी आँखों में तो रिद्धि को कुछ और ही नज़र आ रहा था। आर्य ने उसे खुद को यूं हैरानी से देखते पाया तो बोली, "क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हो?" ये सुनते ही रिद्धि अपनी पलकें झुका लेती है। तो वो बोलती है, "क्यों? तुम्हें मेरा तुम्हारे करीब आना अच्छा नहीं लग रहा है? क्यों मुझसे दूर भाग रही हो? वैसे तो हर समय मेरे करीब आना चाहती हो, मेरे साथ रहना चाहती हो, और अब जब मैं तुम्हारे करीब आ रही हूँ तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तो फिर तुम मुझसे दूर क्यों जाना चाहती हो? या तुम्हारे मेरे लिए प्यार, तुम्हारी परवाह, ये सब सिर्फ एक दिखावा है, नाटक है? या मेरे साथ रहना तुम्हें पसंद नहीं है? या फिर मेरी बाहों में तुम्हें वो सुकून महसूस नहीं हो रहा है जो किसी और की बाहों में महसूस होता है?" ये सुनते ही रिद्धि की पलकें अचानक से उठ जाती हैं। वो हैरानी से आर्य की तरफ देखते हुए कहती है, "ये तुम क्या कह रही हो आर्य?" जिस पर गुस्से से आर्य उसे हल्का सा झटकते हुए कहती है, "क्यों? क्या गलत कह रही हूँ?" और फिर उसके कंधे को कस कर पकड़ कर कहती है, "बताओ, क्यों तुम्हें मेरा छूना अजीब सा लग रहा है? क्यों तुम मेरे यहाँ आने से इतना ज़्यादा चौंक गई? क्यों तुम आज इतना सज संवर रही हो? क्यों तुमने घर को इस तरह से सजाया हुआ है जैसे इस घर में पार्टी हो? क्यों तुम इस घर में अकेली हो? घर में इस वक्त कोई क्यों नहीं है?" रिद्धि आर्य की ये सब बातें सुनती है और उसे देखते हुए कहती है, "ये तुम किस तरह का सवाल कर रही हो आर्य? हाँ, मैं तुम्हें यहाँ देखकर चौंक गई क्योंकि मैं इस वक्त तुम्हारे यहाँ होने की उम्मीद नहीं की थी, और मेरा ये सजना संवरना और ये घर की सब सजावट सिर्फ तुम्हारे लिए है, और मैं घर में इस वक्त अकेली इसलिए हूँ क्योंकि मॉम डैड अमेरिका गए हुए हैं।" आर्य उसे एक अजीब तरह से देखते हुए कहती है, "ओह रियली? और तुमने ये बात अब तक किसी को नहीं बताई?" तो रिद्धि बोलती है, "किससे बताती यार? अगर तुम्हें बताती तो क्या तुम मेरी बात सुनती?" तो आर्य बोलती है, "मुझे ना सही किसी को ये बात बता सकती थी, और चलो मान लो तुम सही कह रही हो, लेकिन फिर भी घर के सारे नौकर कहाँ हैं?" तो रिद्धि बोलती, "आर्य, तुम एक बार फिर से मुझे गलत समझ रही हो।" जिस पर आर्य गुस्से से उसे घूरते हुए कहती है, "ठीक है, मैं तुम्हें गलत समझ रही हूँ, तो तुम मुझे गलत साबित कर दो और आ जाओ मेरी बाहों में।" ये कहकर वो उसके करीब जाने लगती है और गुस्से से उसकी बाहों में उसको अपनी बाहों में जकड़ लेती हैं। तो रिद्धि आर्य को हल्का सा धक्का देकर उससे दूर हो जाती है और कहती है, "तुम ये क्या कर रही हो आर्य? पागल तो नहीं हो गई हो?" जिस पर आर्य स्माइल करते हुए कहती है, "मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी रिद्धि, और सही कह रही हो, पागल हो गई हूँ मैं। अपनी बीवी का धोखा बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ, इसीलिए पागल हो गई हूँ।" आर्य उससे करीब आकर उसकी बाहों को कस के पकड़कर झिझोड़ते हुए कहती है, "कब से चल रहा है ये सब? मेरी पीठ पीछे तुम क्या क्या करती हो? क्यों बुलाया तुमने कुणाल को आज घर पे?
रिद्धि को अपने बाजू में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। वो अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहती है, अरे ये तुम क्या कह रही हो? गुस्से में तुम अंधी हो चुकी हो और तुम ये सब क्या कह जा रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं कुणाल को यहाँ क्यों बुलाऊंगी और भला यहाँ पे वो आएगा क्यों? जिस पर आर्य ताली बजाते हुए कहती है, वाह कितनी अच्छी एक्टिंग करती हो तुम। रिद्धि के आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपनी आंसू भरी आंखों से उसे देखती रहती है। तो आर्य आगे कहती है, वैसे मानना पड़ेगा तुम्हें रिद्धि, मेरे घर में तो तुम उस कुणाल से मिल नहीं सकती थी, इसलिए तुम अपने घर आ गई। मुझे तो ये जता कर आई कि तुम मुझसे नाराज हो, तुम्हें मेरी मेरी बेरुखी बर्दाश्त नहीं हो रही है, इसलिए वहां से चली आई। लेकिन नहीं, तुम्हें तो मेरी पीठ पीछे उस कुणाल के साथ अय्याशी करनी थी, इसलिए तुम यहाँ आई हो। ये सुनकर रिद्धि उस पर चिल्लाते हुए कहती है, आर्य जानती भी हो कि तुम क्या बोले जा रही हो? जिस पर आर्य रोते हुए कहती है, जानती हूँ और समझती भी हूँ। मुझे लगा था मैं उस दिन तुम पर जो इल्ज़ाम लगाए, तुम्हें जो कुछ भी कहा, वो सब मुझे नहीं करना चाहिए था, ना ही कहना चाहिए था। मुझे उन सबूतों पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन इन आंखों का क्या करूं, जिन्होंने उस कुणाल को इस घर में घुसते हुए, तुम्हारे बेडरूम से निकलते हुए, इस घर से बाहर जाते हुए देखा है। बोलो क्या करूं इन आंखों का? विश्वास करूं इन आंखों का या क्या करूं बताओ? आर्य की बात सुनकर रिद्धि आज पूरी तरह से टूट गई थी। उसके पास अब कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। रिद्धि रोते हुए बोलती है, आर्य प्लीज कुछ भी ऐसा मत कहो जिसके लिए तुम खुद को कभी माफ न कर सको। तो आर्य बोलती है, दाद देनी पड़ेगी रिद्धि तुम्हारी हिम्मत की, जो इतना कुछ होने के बाद भी मेरे सामने नजरें उठा के खड़ी हो और इस तरह की बातें कर रही हो। वो उसे थोड़ा सा दूर ढकेलते हुए कहती है, तुम धोखेबाज हो, ये तो मैं जानती थी। तुम थोड़ी सी बेवकूफ़ हो ये भी जानती थी, लेकिन तुम इतनी गिरी हुई हो ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तुम मेरे होते हुए, शादीशुदा होते हुए भी किसी और के साथ। इतना कहकर आर्य चुप हो जाती है, क्योंकि वो सब जितना रिद्धि के लिए सुनना मुश्किल था, उतना ही आर्य के लिए ये सब कहना भी मुश्किल था। रिद्धि अपने कानों पर हाथ रख के जोर से चिल्लाकर कहती है, चुप हो जाओ आर्य, चुप हो जाओ। ये सब झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। न जाने उस कुणाल ने तुमसे ऐसा क्या कहा है, तुम्हें ऐसा क्या दिखाया है जो तुम्हें उसी की बात पर भरोसा हो रहा है। आर्य उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहती है, अच्छा तुमने कुछ नहीं किया, चलो मान लेती हूँ कि तुमने कुछ नहीं किया। फिर बताओ कि कुणाल यहाँ कर क्या रहा था, वो तुम्हारे बेडरूम में क्या कर रहा था? तो रिद्धि बोलती है, मुझे नहीं पता। तो आर्य कहती है, तुम अपने रूम में कब से हो? तो रिद्धि बोलती है, लगभग 6 बजे से। आर्य उसे अपने फ़ोन में एक वीडियो दिखाते हुए कहती है, लो देखो 6:30 बजे का वीडियो है और ये तुम्हारे रूम के बाहर का है ना? तो रिद्धि आर्य के हाथों से फ़ोन लेकर वीडियो देखती है, तो ये उसके घर का ही वीडियो था और कुणाल अपने कपड़े ठीक करते हुए उसके रूम से बाहर निकल रहा था। रिद्धि ये देखती है और अपनी कपकपाती आवाज़ में कहती है, हाँ ये मेरे रूम का ही वीडियो है, लेकिन मैं इस वक्त वॉशरूम में थी। तो आर्य कहती है, तुम कहाँ थी रिद्धि ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो यहीं था और ये सच है। वो बाहर मुझसे मिला था, तुम्हारे घर के बाहर। बताओ वो यहाँ किससे मिलने आया था? तो रिद्धि बोलती है, मुझे नहीं पता यार आर्य, मुझे कुछ भी नहीं पता है। तो आर्य कहती है, तुम्हें कभी कुछ कहाँ पता होता है? कोई भी चोर चोरी करने के बाद यही कहता है कि उसने चोरी की है, वो खुद को बेगुनाह ही कहता है, और वही सब तुम क्या कर रही हो बताओ? अच्छा बताओ, तुम यहाँ पर इसलिए आई हो ना क्योंकि मैं तुम्हें इग्नोर कर रही थी? तुम्हें दुख था ना इस बात का? तो तुम बताओ, जब तुम्हें इतना दुख था तो तुम इतना सच क्यों रही थी? ये सुनकर रिद्धि रोते हुए कहती है, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया है यार, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है।
जिस पर आर्य उस पर चिल्लाते हुए कहती है, चुप, एकदम चुप, कोई बकवास नहीं और कोई झूठ नहीं। मैं अच्छे से जानती हूँ तुम्हारी जैसी लड़कियों को, जो अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकती हैं, किसी को भी धोखा दे सकती है, कोई भी हदें पार कर सकती हैं। ये सुनकर रिद्धि आर्य पर चिल्लाते हुए कहती है, आर्य, हदें मैंने पार नहीं की है, लेकिन तुम जरूर पार कर रही हो। तो आर्य उसके कंधे को पकड़ के कहती है, चिल्लाओ मत रिद्धि, तुम्हारे चिल्लाने से सच झूठ नहीं हो जाएगा। रिद्धि भी उसकी आंखों में आंखें डालकर कहती है, और तुम्हारे चिल्लाने से झूठ सच नहीं बन जाएगा। तो आर्य बोलती है, मुझे लगा था कि तुम मेरे लिए बेस्ट लड़की हो। हमारी शादी चाहे जैसे भी हुई हो, चाहे उसमें हम दोनों की मर्जी थी या नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं तुम मेरे दिल में, मेरी ज़िंदगी में अपनी जगह बनाने लगी थी। लेकिन आज तुमने मेरे दिल के इतने टुकड़े कर दिए हैं, मेरी ज़िंदगी, मेरे सपने, मेरे वजूद को बिखेर दिया है रिद्धि। उसके इतने टुकड़े कर दिए हैं कि मैं चाह कर भी तुम्हें माफ़ नहीं कर सकती। आज तुमने जो किया है ना, वो मेरी बर्दाश्त से बाहर है रिद्धि। क्यों किया रिद्धि तुमने मेरे साथ ऐसा? वीडियो देखकर तो मुझे तुमसे नफरत हो रही थी, लेकिन आज तो तुमसे मुझे घिन आ रही है, शर्म आ रही है मुझे खुद पर कि मैंने तुम जैसी लड़की से प्यार किया, या मेरी तुमसे कभी कोई रिश्ता भी था। चली जाओ यहाँ से मेरी ज़िंदगी से हमेशा के लिए, और मुझ पर एक एहसान करना कि कभी मुझे ज़िंदगी में अपनी ये शक्ल मत दिखाना, और कभी किसी मोड़ पर अगर तुम मुझसे मिल भी जाओ तो इस तरह से निकल जाना जैसे तुम और मैं अजनबी हो। परेशान हो गई हूँ मैं तुमसे और तुम्हारी इन घटिया हरकतों से। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ कि चली जाओ यहाँ से, बहुत दूर चली जाओ मुझसे और मेरे परिवार से। मैं तंग आ चुकी हूँ तुम्हारे दिए हुए इन दुखों से। अब मुझ में कुछ और बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है। जिस पर रिद्धि आर्य की गुस्से में दहकती आंखों में गुस्से से ही देखते हुए कहती है, आर्य, मैंने सुना था कि गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। गुस्से में इंसान अपने सोचने समझने की शक्ति तक खो देता है। गुस्से में उसे ये समझ नहीं आता कि जो वो कर रहा है उसका अंजाम क्या होगा। गुस्से में इंसान के लिए सच झूठ सही गलत कोई मायने नहीं रखता है। अगर कुछ मायने रखता है तो वो होता है जो उससे मान लिया हो। फिर हम उसे खुद पर कितना भी यकीन दिलाने की कोशिश कर ले, उसे कभी हम पर यकीन नहीं होगा। गुस्सा करने वाला इंसान ये भूल जाता है कि गुस्से में वो सबसे ज़्यादा नुकसान खुद का ही कर रहा है, और जब ये गुस्सा शांत हो जाएगा तब तक सब खत्म हो जाएगा, बहुत देर हो जाएगी और वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएगा। जिस पर आर्य उससे अपना मुंह फेरते हुए कहती है, काश रिद्धि तुम्हारा चरित्र भी तुम्हारे बातों जितना ही बड़ा होता। तो रिद्धि अपने आंसू पोंछकर आर्य से कहती है, आर्य कपूर, मुझे आप जैसे इंसान से कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मुझ पर इल्ज़ाम लगाने से पहले एक बार खुद के गिरेबान में तो झांक कर देखिए। वो आप ही थी, मैं नहीं, जो शादी से पहले ही किसी के साथ। रहने दीजिए, हर किसी को अपने जैसा समझने की भूल मत कीजिए। सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं इस दुनिया में, हर इंसान एक तरह का नहीं होता है। तो सबको एक तराजू में तौलना बंद कर दीजिए। अगर आपको प्यार में धोखा मिला तो मुझे भी कोई वफा नहीं मिली, मुझे भी धोखा मिला। लेकिन मैं आपकी तरह नहीं हूँ जो बार बार आप पर शक करती हूँ। अगर कुणाल से प्यार करना मेरी गलती थी तो जूही से प्यार करना आपकी भी गलती थी। जैसे शादी के बाद आपका जूही से कोई रिश्ता नहीं रहा, उसी तरह मेरा भी कुणाल से कोई रिश्ता नहीं रहा। आप अगर आपको ये बात माननी है तो मानिए, नहीं मानिए मत मानिए, क्योंकि मैं अब आपके सामने अपनी कोई भी सफाई नहीं देना चाहती हूँ। जानती हैं, आप मेरे पास अपनी बेगुनाही के सारे सबूत हैं जो मैं आज आपको देना चाहती थी, लेकिन मैं अब आपको कुछ नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि चाहे मैं कुछ भी कर लूँ लेकिन आपको मुझ पर यकीन नहीं होगा। तो रहिए अपनी गलतफहमियों के साथ और मैं अपनी तन्हाई के साथ रह लूँगी। जिस पर आर्य रिद्धि को देखते हुए कहती है,
मैं किसी गलतफहमी में नहीं हूँ, इसलिए मेरी चिंता करना छोड़ दो। हाँ, तुम ज़रूर तन्हाई के साथ रहोगी, क्योंकि तुम्हारे साथ उस इंसान के साथ रहने के सपने को तो मैं कभी पूरा होने नहीं दूंगी। उसे तो मैं जेल की सलाखों के पीछे सड़ाऊंगी, चाहे वो कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन वो अब मेरे हाथों से नहीं बच सकता है। तो रिद्धि कहती है, आर्य, आप कुणाल के साथ क्या करती हैं या क्या नहीं, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। आप मुझसे कह रही हैं कि मैं कुणाल से के प्यार में अंधी हो चुकी हूँ। नहीं, बल्कि आप अपने गुस्से में इतनी अंधी हो चुकी हैं कि आप समझ ही नहीं रही हैं कि आपने क्या खोया है। जिस दिन आपको ये एहसास होगा कि आपने क्या खोया है, आप खुद को संभाल नहीं पाएंगी। जिस पर आर्य बोलती हैं, तुम्हें ये सब कह देने से तुम्हारे गुनाह कम नहीं हो जाएंगे रिद्धि। तुम कहीं जाती हो या नहीं, मुझसे इसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अब मैं ये बेवजह का रिश्ता और ज़्यादा नहीं ढो सकती। मुझे जल्द से जल्द डाइवोर्स चाहिए और मैं उसके पेपर तैयार करवा रही हूँ, और बस तुम बिना कोई समस्या खड़ी किए उस पर साइन कर देना। ये कहकर वो गुस्से से रिद्धि को वहीं रोता हुआ छोड़कर वहाँ से चली जाती है। वहीं रिद्धि रोते हुए वहीं फर्श पर बैठ जाती है और कहती, ये तुमने क्या कर दिया यार। तुमने अपने गुस्से की आग में सब कुछ तबाह कर दिया, हमारा प्यार, हमारा रिश्ता। और अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगी। मुझे तो यहाँ से जाना ही था, लेकिन कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुमसे रिश्ता तोड़कर यहाँ से जाना होगा। मुझ में हिम्मत नहीं है ये सब बर्दाश्त करने की यार। काश काश कि तुम मुझ पर भरोसा किया होता कभी। आज रिद्धि को आर्य की कही हुई बातें, उसका बर्ताव, उसका रिद्धि के ऊपर शक करना रिद्धि को अंदर ही अंदर पूरा तोड़ दिया था। आज उसके अंदर कुछ नहीं बचा था। उसका सब्र आज जवाब दे चुका था। वो इतनी बुरी तरह से टूट चुकी थी, बिखर चुकी थी कि अब वो आर्य को कोई सफाई देने की उसमें हिम्मत ही नहीं बची थी। उसके पास अपनी बेगुनाही के सबूत होने के बावजूद भी वो आर्य को कुछ भी नहीं दिखाना चाहती थी, क्योंकि अब उसे लगने लगा था कि वो आर्य को चाहे कितने ही सबूत दिखा दे, लेकिन आर्य उस पर यकीन कभी नहीं करेगी। और अगर कर भी लिया तो भी ये अब सही नहीं होगा, क्योंकि वो अब खुद को नॉर्मल नहीं कर पाएगी। वो खुद के और आर्य के रिश्तों को नॉर्मल नहीं कर पाएगी। ये सब सोचते हुए रिद्धि वहाँ पे बैठकर जोर जोर से रोने लगती है और बार बार आर्य का नाम लिए जा रही होती है और रोए जा रही होती है। तभी उसका फ़ोन रिंग करता है। वो देखती है कि उसकी मम्मी का फ़ोन है, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाती है। रिद्धि का फ़ोन थोड़ी देर बज के बंद हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो फिर से दोबारा बजने लगता है। तो रिद्धि खुद को नॉर्मल करती है और फिर फ़ोन को उठाती है। फ़ोन पर रिद्धि की मम्मी बोलती है, रिद्धि कैसी है? 2 दिन हो गए हम लोगों को यहाँ आए हुए, लेकिन तूने तो एक बार भी हमें फ़ोन करना ज़रूरी नहीं समझा। हमारी याद नहीं आती है क्या तुझे? रिद्धि अपनी माँ की आवाज़ सुनकर उसे रोना आने लगता है। उसको इस वक्त उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो रही थी। इस वक्त उसे अपना दुख बांटने के लिए अपनी माँ के सहारे की ज़रूरत थी। अपने दर्द को कम करने के लिए अपनी माँ की गोद की ज़रूरत थी, लेकिन वो उन्हें अपने और आर्य के बारे में कुछ भी बताकर परेशान नहीं करना चाहती थी। इसलिए वो बोलती है, मॉम मैं ठीक हूँ, बस कुछ काम में बिजी थी, इस वजह से फ़ोन करने का टाइम नहीं मिला था। तो रिद्धि की मम्मी उसकी आवाज़ में भारीपन सुनकर कहती है, क्या बात है रिद्धि, तू इतनी परेशान क्यों लग रही है? और तेरी आवाज़, तू रोई है क्या? तो रिद्धि खुद को संभालते हुए कहती है, नहीं मॉम, ऐसी कोई बात नहीं है, बस आप लोग की याद आ रही थी, इसलिए थोड़ी सी इमोशनल हो गई। जिस पर रिद्धि की मम्मी कहती है, क्या बात है रिद्धि, तू रो रही है ना? मुझे शाम से एक अजीब सी बेचैनी हो रही है। अचानक से तेरी बहुत याद आ रही है, फिक्र हो रही है तेरी।
मुझे लग रहा है कि जैसे कुछ गलत हो रहा है। सच सच बता रही थी, सब कुछ सही है ना? सब कुछ ठीक तो है ना रिद्धि? तेरे और आर्य के बीच में सब कुछ ठीक है ना? कहीं तुम दोनों का कोई झगड़ा तो नहीं हुआ है? रिद्धि ये सुनकर बड़ी मुश्किल से कहती है, नहीं मॉम, सब ठीक है। आप बेवजह परेशान हो रही हो। बस आप लोगों के बिना यहाँ अकेले मेरा मन नहीं लग रहा था, इसीलिए। तो उनकी मम्मी कहती हैं, तो तू हमारे बिना अकेले वहाँ क्या कर रही है? मैंने तो पहले ही कहा था कि अकेले तेरा मन नहीं लगेगा, लेकिन तू ही नहीं मानी। अब तू अपने घर चली जा, वहाँ पर आर्य का भी तेरे बिना मन नहीं लग रहा होगा। रिद्धि को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी मॉम से क्या बात करे और क्या जवाब दे। इसलिए वो जल्दी से अपनी मॉम से छूट गई थी, मॉम मैं फ़ोन रखती हूँ, आर्य का फ़ोन आ रहा है। और वो अपनी मॉम की बात सुने बिना ही फ़ोन को कट कर देती है। रिद्धि के इस तरह से अचानक फ़ोन को काट देने से रिद्धि की मॉम परेशान हो जाती है। तो पास खड़े उनके रिद्धि के पापा बोलते हैं, क्या बात है, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? तो उस रिद्धि की मम्मी कहती हैं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन न जाने क्यों मुझे बेचैनी सी हो रही है। रह रह कर रिद्धि का ख्याल आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि वो ठीक नहीं है। बस वो मेरे सामने ऐसा प्रिटेंड कर रही है कि जैसे वो खुश हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो सच में बहुत दुखी है। तो उसके पापा कहते हैं, आप ज़्यादा सोच रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो दोनों खुश हैं और हो सकता है कि उन दोनों के बीच में कोई छोटा मोटा झगड़ा हो गया हो। तो रिद्धि की मम्मी भी कहती है, सही कह रहे हैं आप, हो सकता है ऐसा ही हो, शायद आप ठीक ही कह रहे हैं। लेकिन जिस पर उसके पापा कहते हैं, तुम बेकार की परेशान हो रही हो, चिंता मत करो, सब ठीक है। ये सुनकर वो की रिद्धि की मम्मी स्माइल करती हैं और कुछ नहीं कहती हैं। इधर रिद्धि अपना फ़ोन साइड में रखकर अपने चेहरे को दोनों हाथों में लेकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। इस वक्त उसे बेहद अकेला महसूस हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या ना करे। रिद्धि की सारी रात ऐसे ही बैठे बैठे निकल जाती है। ऐसे ही सुबह होती है और रिद्धि एक फैसले के साथ उठती है और किसी को कॉल करके थोड़ी देर तक उनसे बात करती है। उसके बाद वो माहिरा को फ़ोन करके बुलाती है और थोड़ी देर में माहिरा रिद्धि के घर आ जाती है। माहिरा जब हॉल में आती है तो सारा हॉल सजा हुआ देखती है। वो देखती है कि डाइनिंग टेबल पर खाना लगा हुआ है, वैसा का वैसा ही रखा है। और सेंटर टेबल पर केक भी ऐसा का ऐसा ही रखा हुआ है। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ कोई आया ही ना हो। वो ये सब देखकर मन में सोचती है, क्या कल आर्या यहाँ आई थी? फिर वो रिद्धि को आवाज़ लगाती है, लेकिन रिद्धि उसे कहीं नहीं मिलती है। तो वो उसके रूम में जाती है। रूम का हाल देखकर और रिद्धि को देखकर उसका दिल बैठ जाता है। मायरा रिद्धि की लाल और सूजी आंखें देखकर उसे पूछती है, क्या हुआ रिद्धि? मैं तो यहाँ ये सोचकर आई थी कि तेरे और आर्य के बीच में सब कुछ ठीक हो गया होगा, लेकिन तेरा चेहरा देखकर तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे बात बनने के बजाय और ज़्यादा बिगड़ गई है। मायरा रिद्धि के पास आते हुए घबराकर कहती है, क्या हुआ रिद्धि, कुछ हुआ है क्या? मायरा को देखकर रिद्धि के सब्र का बांध टूट जाता है और वो उसकी आंखों में आंसू के सैलाब उमड़ आते हैं। वो रोते हुए और टूटी फूटी आवाज़ में कहती है, आर्य मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहती है मायरा। वो मुझसे नफरत करती है, बेहद नफरत। उसे मेरी किसी भी बात पर यकीन नहीं है। जिस पर मायरा उसे संभालते हुए कहती है, ये तो क्या कह रही है रिद्धि? क्या आर्य ने उन सबूतों पर भी विश्वास नहीं किया? तो रिद्धि बोलती है, विश्वास तो उन सबूतों पर वो तब करती ना जब मैं उसे वो सबूत दिखाती। तो मायरा हैरानी से कहती है, लेकिन क्यों? तो रिद्धि बोलती है, अपनी बेगुनाही के सबूत वहाँ दिखाए जाते हैं मायरा, जहाँ कोई गुंजाइश बची होती है। लेकिन मेरे और आर्य के बीच में कोई गुंजाइश बची ही नहीं है। हमारे रिश्ते को किसी भी तरह से नहीं बचाया जा सकता है।
वो मुझसे डिवोर्स लेना चाहती है। वो मुझसे हमेशा के लिए अलग होना चाहती है। वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती। वो 2 दिन में डिवोर्स पेपर यहाँ लेकर आएगी मुझसे साइन कराने के लिए। मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं उस पे साइन करूँ। मैं ये डिवोर्स नहीं होने देना चाहती। मैं अपने जीते जी इस रिश्ते को टूटने नहीं दूँगी। वो मुझसे दूर रहना चाहती है ना, तो ठीक है, मैं उससे दूर चली जाऊँगी हमेशा के लिए। लेकिन डिवोर्स ये मैं होने नहीं दूँगी। मैं उन कागज़ों पर कभी भी साइन नहीं करूँगी। तो मायरा कहती, तू ऐसी बातें क्यों कर रही है रिद्धि? अभी हम सब हैं ना, हमारे होते तेरा और आर्य का डिवोर्स नहीं होगा। हम लोग बात करेंगे आर्य से। तो रिद्धि बोलती है, नहीं, अब आर्य से कोई बात नहीं करेगा। वो जो करना चाहती है वो करे। वो कह चुकी है, अब मेरे करने की बारी है। वो चाहती है ना कि मैं उससे दूर चली जाऊं, तो अब यही होगा। मैं उससे हमेशा के लिए दूर चली जाऊंगी। तो मायरा कहती है, पागल हो गई है क्या रिद्धि? कैसी बातें कर रही है तू? ऐसा कैसे तू सब कुछ छोड़कर जा सकती है? जिस पर रिद्धि गुस्से से कहती है, और क्या करूं मैं मायरा, क्या करूं बता मुझे। तू नहीं जानती कि आर्य ने मुझे क्या क्या कहा है। वो मुझ पर बिल्कुल विश्वास नहीं करती है। और जानती है, उसकी आंखों में मेरे लिए कोई प्यार नहीं नजर आता। उसकी आंखों में सिर्फ मेरे लिए नफरत नजर आती है, सिर्फ और सिर्फ नफरत। मैं अब तक समझती थी कि वो सिर्फ मुझसे नाराज़ है और मैं जल्दी उसकी नाराज़गी दूर कर दूंगी। लेकिन वो मुझसे नाराज़ नहीं है मायरा। वो तो मुझसे नफरत करती है और मैं आर्य की नफरत नहीं झेल सकती। वो सही कहती थी, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं हैं। हम दोनों को एक दूसरे पर भरोसा ही नहीं है। उसे मुझ पर भरोसा नहीं है मायरा, इसलिए मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। क्या तू मेरा साथ देगी? तो मायरा बोलती है, मैं तेरे साथ हमेशा हो रही थी, लेकिन इस तरह से सब कुछ छोड़कर जाना ठीक नहीं है। तुझे एक बार तो आर्य को सच बताना चाहिए ना। बिना कुछ उसे बताए तो ये खुद ही मन में मान लिया कि वो तेरी बात पर यकीन नहीं करेगी। तो रिद्धि बोलती है, आर्य कुछ नहीं सुनना चाहती है मायरा। वो अब मैं उसे कुछ सुनाना भी नहीं चाहती हूँ। मैं बस यहाँ से जाना चाहती हूँ। मुझे अगले हफ्ते तक ऑस्ट्रेलिया जाना था, लेकिन मैं अपनी टिकट कल की करवा ली है। मैं कल सुबह ही यहाँ से ऑस्ट्रेलिया के लिए निकल जाऊँगी, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन तू ये बात किसी को नहीं बताएगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। सो फ्रेंड्स, आज के पार्ट में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और जानते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होता है। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।